हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हमने टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसमें बेटा भी हमने दो प्रिंसिपल पढ़े हैं। नोट्स के हिसाब से तीन हो गए, वैसे बेटा दो ही होंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब। बेटा क्या कहता है प्रिंसिपल, फटाफट से जरा एक एक मिनट लगा देते हैं दोनों प्रिंसिपल पे। बेटा, साइंस मतलब साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, एंड रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट और ऑन द हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा, टेलर कहता है रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद साइंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने का मूड है तो रूल ऑफ थंब बिल्कुल रिप्लेस कर दो साइंस के साथ। यानी कि हर एक्टिविटी में साइंस होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क होना चाहिए। टेलर तो बेटा इस हद तक पहुंच गया था कि स्मॉल टू स्मॉल एक्टिविटी शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड, लाइक लोडिंग द आयरन शीट इनटू द बॉक्स कार्स। मैंने ये भी बताया था बेटा, कार्टन पैक कर रहा हूं तो वो भी साइंटिफिकली प्लान्ड होना चाहिए। आयरन शीट लोड करनी है ट्रक के अंदर तो वो भी साइंटिफिकली प्लान्ड, ठीक है ना। चेयर्स लोड करनी है वो भी साइंटिफिकली प्लान्ड, मतलब हर चीज, छोटी से छोटी चीज में साइंस, ठीक है। बढ़े आगे बेटा, उसके बाद हमने सेकंड प्रिंसिपल पढ़ लिया था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और इसी का पार्ट है बेटा मेंटल रेवोल्यूशन भी। बेटा क्या कहता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, पीस से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। किसके लड़ाई झगड़े की बात चल रही है, मिडिल लेवल और वर्कर लेवल, मतलब जीरो लेवल के बीच की। हमेशा इनके बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कल हमने डिस्कस किया। क्योंकि बेटा वो मैनेजर है, दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन थ्रू अदर। टॉप लेवल उनको कहता है भैया हमें काम निकलवा के दो। आप मैनेजर इसलिए हो क्योंकि आपका काम ही दूसरों से काम निकलवाना है, और जब वो काम निकलवाना शुरू करते हैं तो वर्कर को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो अलग फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन अपने आप को कितनी ऊंची क्लास का समझते हैं, सब दिन ऑर्डर देंगे, हर मिनट ऑर्डर देंगे एक नया। वर्कर को लगता है कि हमें यार छोटी क्लास का समझते हैं, हमें सारा दिन काम देते रहते हैं। तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। बेटा उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की बात करता है टेलर। टेलर कहता है अगर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करोगे ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे ही दिन रात लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इतना खराब एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए, तो कैसे टारगेट अचीव हो सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के कभी टारगेट नहीं अचीव हो सकते, ठीक है। और बेटा यहीं से एक पैराग्राफ चेंज हो गया, एनसीईआरटी मेंटल रेवोल्यूशन का जिक्र करती है। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर एंड द वर्कर शुड आल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड बिल्कुल बदल दो, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल मैनेजर्स के बिना नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के बिना भी नहीं है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सबने साथ रहना है, किसी के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि व्हाई नॉट कि हम फिर अपना नेगेटिव एटीट्यूड एक दूसरे के टुवर्ड्स बदल दे। ये है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है जी। केस स्टडी के एंगल से मैंने एक लाइन बोली थी, आप सबने नोट्स में पहले भी लिखी हुई है, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। मैनेजमेंट आप जो कमाते हो उसका एक सर्टेन पोर्शन एम्प्लॉइज में भी बांटो। मैंने बताया था ऐसा बांटने से क्या होगा बेटा, इट रिजल्टेड इनटू कंप्लीट हार्मनी। अगर सच में आप ऐसा सोच रहे हो और बांट रहे हो ना, तो बेटा इट रिजल्टेड इनटू कंप्लीट हार्मनी, कभी लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं। जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो कभी रहेंगे ही नहीं, क्योंकि बेटा लड़ाई झगड़ा दुनिया में सिर्फ एक ही चीज का है, वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन इतने सुधर जाएंगे आपने कभी सोचा नहीं होगा, अगर आपने अपनी कमाई का एक सर्टेन पोर्शन वर्कर को देना शुरू किया तो।
क्या क्लियर है ये दोनों बातें? याद आ गया सब कुछ? आगे बढ़ सकते हैं? तो बेटा अब हम थर्ड प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लो पुत्र आराम से पढ़े बेटा। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो क्या कहता था कि पीस पे रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बेटा दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से भी आगे की बढ़ के बात कहता है बाबू। ये तो क्या कहता है? ये कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन मतलब आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करने वाली बात नहीं है, आपस में कॉपरेशन भी करना है। इंडिविजुअलिज्म छोड़ दो। ये इंडिविजुअलिज्म किसके लिए बोला बेटा? ज्यादातर ये चीजें हाईलाइट की गई हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल को लगता है ना कि बस मेरा डिसीजन, बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा उस चीज को हाईलाइट किया टेलर ने कि कोऑपरेशन से रहना है आपस में। ये इंडिविजुअलिज्म वाली बात बिल्कुल खत्म है बेटा। यहां पर ना 5 अलग अलग बातें हैं जिससे इस पॉइंट को क्लियर किया जा सकता है, और एक भी छोड़ना बेवकूफी होगी। ठीक है, कभी किससे केस स्टडी आ जाती है, कभी किस लाइन पर केस स्टडी आ जाती है। सबसे पहले जब उसने कहा इंडिविजुअलिज्म खत्म करो, तो सबसे पहली लाइन है द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। ये जो टॉप लेवल करता रहता है ना सारा दिन, मैं, मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, सब खत्म। जब टेलर ने बोल दिया कि कोऑपरेशन से रहना, कोई इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं है, तो बेटा अब हम की बात करो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम डिसीजन मेकिंग लेंगे, हम भी देंगे सजेशन, तुम कौन हो खाली। तो बेटा द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। सेकेंड वन, द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन should be replaced with the feeling of cooperation. The feeling of internal competition should be replaced with the feeling of cooperation. बेटा इंटरनल कंपटीशन में नहीं करना, सिर्फ कॉपरेशन की बात करनी है। क्या क्या हो जाता है इंटरनल कंपटीशन करने से? बेटा जेलसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किया कभी कोई दो दोस्तों ने कंपटीशन यहाँ बैठे हुए? पता लग जाएगा जेलसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन से कुछ हासिल नहीं होगा। आपस में कॉम्पीट करके देख लो, सिर्फ झूठ फरेब मिलेगा, सिर्फ जेलसी मिलेगी। सच तो कोई बताने सारा दुनिया में। मान लो पढ़ाई में कंपटीशन कर रहे हो, दो दोस्त हो बड़े कट्टर, और फर्स्ट सेकंड नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। उसने फोन करा, भाई कितना पढ़ लिया? पढ़ लिया? पागल हो गया क्या? दोपहर को पढ़ते हैं, सुबह कौन कर पड़ता है? शायद 4 चैप्टर निपटा चुके और अभी बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो सिर्फ झूठ फरेब मिलेगा, सिर्फ जेलसी मिलेगी, एक दूसरे की जेलसी का शिकार रहोगे। तो बेटा टेलर इस हद तक चला जाता है, कहता है इंटरनल कंपटीशन ही नहीं करना। कंपटीशन करने के लिए बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, उनसे करो। कंपटीशन करना है तो आपस में तो कॉपरेशन से ही रहना है। ठीक है जी, दो बातें क्लियर बेटा। जब आई टू वी की बात आई, तो खाली आई टू वी की बात में ये नहीं था कि टॉप लेवल सब कुछ आप अपना मत समझो। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर लेवल भी है, लोअर लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, सबकी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इतना ही नहीं रुका टेलर। टेलर ने बोला कि डिसीजन मेकिंग में वर्कर को भी पार्टिसिपेशन दो, और उनको फीलिंग ऑफ ऑनरशिप मिलनी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि उनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जाए। बेटा आई टू वी टॉप लेवल को यही लगता है ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लूंगा सारे डिसीजन मेकिंग, मेरे डिसीजन अच्छे। छोड़ दो, जब हमने कह दिया आई वाली फीलिंग नहीं, वी पे चले गए हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा हम भी लेंगे ना डिसीजन मेकिंग। तो मतलब इस हद तक टेलर बोलता है कि एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो। उनको भी लगना चाहिए कि उनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जाए। वर्कर को पता क्या लगता है कि यार हम ये थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, ये यहाँ बस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमें तो ऑर्डर दिया जाता है, काम कराया जाता है। अगर आप उनसे छोटी मोटी आप डिसीजन मेकिंग करा लोगे, तो उनको लगेगा फीलिंग ऑफ ऑनरशिप वाली बात। उनको लगेगा कि उनको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। क्लियर है बात? साथ ही साथ बेटा उनको डिसीजन मेकिंग में तो पार्टिसिपेशन देना ही है, उनके सजेशंस भी सुनने। एक लाइन आती है बेटा, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज।
मैनेजमेंट अपने कान बंद मत करो जब आपके एम्प्लॉइज आपको कुछ सजेशन दे रहे हो, उनके सजेशन सुनने बिल्कुल जरूरी है। और ये बात नहीं ना बेटा, टेलर और फ्योल दोनों एक जैसे ही बात बोलते हैं। जब आप वहां पढ़ोगे तो वहां याद आ जाएगा, इनिशिएटिव वाली बात है। ठीक है, ये 13th प्रिंसिपल जब आप पढ़ोगे तो याद आएगा आपको। बाबू ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनको भी, मतलब उनके भी सजेशन सुनो? बेटा वर्कर ना नंबर्स में किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20-20 हजार है, 10-10 हजार है। टॉप लेवल पे तो हम 12 लोग हो, ठीक है ना। और टॉप लेवल के 12 लोग भी ना, आप ग्राउंड रियलिटी थोड़ा कम जानते हो, क्योंकि आप शॉप फ्लोर लेवल पे काम नहीं कर रहे होते, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर उनका काम करने का तरीका नहीं देख रहे होते। एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। तो उनको पता है बेटा काम करने में क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, और वही आपको बता सकते हैं कि कोई ऐसा मेथड जो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट हो, जो कॉस्ट रिडक्शन में रिजल्ट करे। तो बेटा टेलर का कहना इतना सा है कि आप 12 लोग हो, वो क्वांटिटी में 10,000, 20,000, 50,000, लाख भी लोग हैं। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2-2.5 लाख भी हैं। जोमेटो के पास इस टाइम 2,70,000 वो हैं बाइक राइडर्स। 2,70,000 एम्प्लॉय कह सकते हो आप इनडायरेक्टली। मैं कहूं अगर आप इन 2,70,000 लोगों से एक एक सजेशन मांग लो, जिससे जोमेटो को बेटा कॉस्ट में फायदा हो जाए, कॉस्ट रिडक्शन हो जाए। सर 1% सजेशन तो काम के होंगे। अरे छोड़ो 1%, 0.1% तो होंगे। अरे छोड़ो 0.01% तो होंगे। अरे छोड़ो 2,70,000 में से दो तो काम के होंगे। बेटा ये दो इतने काम के हो सकते हैं कि कभी टॉप लेवल सोच नहीं सकता, और बहुत कॉस्ट बचा कर दे सकते हैं, बहुत टाइम बचा कर दे सकते हैं। समझ में आई बात? इसलिए बोलता है टेलर, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। क्या ये बात क्लियर है आपको? पक्का से चारों बातें क्लियर हुई? लास्ट बोलो बेटा। आई और वी की बात से सिर्फ इतना ही नहीं रुकता टेलर, एक और बात बोल देता है, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है ना बेटा, टॉप लेवल सिर्फ अथॉरिटी रखता है, सिर्फ पावर, है ना। और ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हो लोअर लेवल की, वर्कर लेवल की है, बहुत जिम्मेदारियां दी हुई है। जब टेलर ने कहा मैं वाली कोई बात ही नहीं है, जब हम वाली बात है, तो सबकी बराबर पावर और सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब इस हद तक चला गया टेलर। There should be equal distribution of authority and responsibility among the worker and management. मैनेजमेंट अपनी पावर वर्कर के साथ शेयर कर दो, और वर्कर अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दो, लगभग सब बराबर कर दो। ये है कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। 5 बातों से मिलकर बना। ठीक है जी, हल्का सा ब्रीफ रिवीजन। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ बी वाली बात है। फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन वाली बात है। जब आई टू बी वाली बात है तो उसमें बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली समाई हुई हैं, जैसे कि वर्कर को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना, उनको फीलिंग ऑफ ऑनरशिप देना, ठीक है जी, उनको मैनेजमेंट का पार्ट समझना। ठीक है जी, एम्प्लॉइज के सजेशन सुनना, उसको इग्नोर नहीं करना, सजेशंस को इंप्लीमेंट करना। यहाँ से केस स्टडी की लाइन है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। ठीक है जी। तो बेटा लास्ट वन, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। क्या अभी तक सारी बात क्लियर है? पक्का? थर्ड प्रिंसिपल डन, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। फोर्थ प्रिंसिपल, बेटा फोर्थ प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, मैं लिखने में थोड़ा सा आलस कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेटा कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। बेटा जब भी वर्ड पर्सन या मैन आए इस पूरे चैप्टर में, चाहे वर्ड पर्सन आए चाहे वर्ड मैन आए, इसका मतलब सिर्फ एक ही बात से है, वर्कर्स। इसने कहा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कह लो या वर्कर, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो बेटा ये है कि हर एम्प्लॉय को उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप कर दो। ऐसा क्यों?
बेटा देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर ऑल है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही, खुद तो कोई जिंदा इंसान नहीं है। मैं बोलूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिंदा इंसान है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा मैं कहूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेटा इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एम्प्लॉइज कैपेसिटी। अगर एम्प्लॉय मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है। अगर हर एम्प्लॉय अपना मैक्स देगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन मैक्स देगी। तो टेलर बोलता है कि किसी भी मतलब यार साइंटिफिक आदमी है, सोच देखो आदमी की कितनी खतरनाक। कहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की कोई कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं होती। उसकी कैपेसिटी उसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली लिंक्ड है उसकी एम्प्लॉय की कैपेसिटी और एफिशिएंसी का। अगर हर एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी पर मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करेगा तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करेगी। ठीक है जी। बेटा खाली यही नहीं रुक जाता कि उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी तक लेकर जाना, ये भी बताता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तक कैसे जा सकता है एम्प्लॉय। कहता है स्टेप्स शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो ना एम्प्लॉय मैक्सिमम एफिशिएंसी तक डेवलप हो जाए, कहता है स्टेप्स शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मेरा ख्याल अगर स्टाफिंग याद है तो याद है सिलेक्शन का हम एक प्रोसेस फॉलो करते थे। बेटा टेलर कहता है एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड साइंटिफिकली ट्रेन्ड। देखो एम्प्लॉय का सिलेक्शन अगर आप साइंटिफिक करते हो ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो एक वे है, आउट ऑफ वे जाकर हम सिलेक्शन नहीं करते। अगर मैं प्रॉपर सिलेक्शन करूंगा, साइंटिफिक सिलेक्शन करूंगा, साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दूंगा, तो एम्प्लॉय पक्की बात है मैक्सिमम एफिशिएंसी तक जाएगा। लेकिन होता एक्चुअली में क्या है बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा थोड़ा सा कल्चर ही है। हम एक तरफ तो बड़े स्ट्रिक्ट बने रहते हैं कि हमारे यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, ऐसे ही होता है सिलेक्शन। बट बेटा किसी ना किसी मिनिस्टर साहब की कॉल जरूर आ जाती है हमारे पास सिलेक्शन के दिन। एक कॉल आई जी, फला फला बंदा लाइन में खड़ा है, मेरा आदमी है, थोड़ा सा देख लेना जरा, इसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। अब उसके सिलेक्शन के टाइम पर हमने बेटा थोड़े से अपने जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, वो थोड़ा रिलैक्स कर दिया, इनडायरेक्टली उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसा लिया। अब वो घुस तो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेटा ऐसा आदमी जो साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट ही नहीं हुआ, बेटा वो साइंटिफिक तरीके से काम भी नहीं करता, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कभी नहीं जा सकता। क्योंकि उसको पता है अगर सोर्स एक बार लग सकती है तो दोबारा भी लग सकती है, जब दोबारा आप निकालने बैठोगे तब भी लगा देगा। क्लियर है ना बेटा बात? तो अब अगर एम्प्लॉय को मैक्सिमम एफिशिएंसी तक लेकर जाना है, डेवलप करना है, तो स्टेप्स शुड बी टेकन राइट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड साइंटिफिकली ट्रेन्ड, तब जाकर वो जा सकता है। अभी तक बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है बात? पक्का से टेक्निक पर शिफ्ट कर जाएं। बेटा आज मैंने सोचा सबसे बड़ी टेक्निक सबसे पहले उठा लेंगे। ठीक है जी, चाहे टेक्निक तक ही मतलब एक दो ही और टेक्निक कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ी टेक्निक सबसे पहले उठाएंगे बेटा। ठीक है जी, टेक्निक का नाम है, फर्स्ट टेक्निक शुरू कर रहे हैं बेटा। बेटा चार ही प्रिंसिपल थे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के, चारों डन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं इस बार भी मैंने सोचा हुआ है कम से कम ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा, वक्त आने पर जब केस स्टडीज करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके एफर्ट्स मुझे ना मुझसे ज्यादा दिखने चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज्यादा कराने के लिए। ऐसा ना हो बेटा आप ढीले पड़ गए, मैं कुछ एक्स्ट्रा कराने की सोच में हूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा ढीला पड़ जाऊंगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो बेटा टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं, चारों प्रिंसिपल डन है। पहली टेक्निक सबसे बड़ी टेक्निक है बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है ये टेक्निक? बेटा सिर्फ 2 मिनट दो मुझे, मैं एक डायग्राम बना लूं, फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसके बारे में।
लो बेटा, मैंने डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी से कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। सेम डायग्राम पेपर में आपको बनाना है, एज वेल एज बेटा ये डायग्राम याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये डायग्राम याद रहेगा तो मैं बता देता हूँ, ये टेक्निक सिर्फ 2 मिनट के, इसके एक्सप्लेनेशन भी 2 ही मिनट की। डायग्राम पता होना चाहिए प्रोवाइडेड बच्चे को, ठीक है जी। तो बेटा टेलर का कहना ऐसा है, मैं सब डायग्राम का चप्पा चप्पा क्लियर करूंगा, लेकिन मिक्स सिस्टम से क्लियर होता है तो थोड़ा आराम से समझ। सबसे पहले तो बेटा टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉरमेनशिप। मतलब बेटा फॉरमैन एक पोस्ट है लोअर लेवल की, एक लोअर लेवल की पोस्ट है फोरमैन। कल आपको याद है हमने एक डायग्राम बनाया था बेटा, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और वर्कर लेवल, मतलब इसको हम जीरो लेवल भी बोलते हैं बेटा। मिडल लेवल पे आते हैं सारे मैनेजर, ये देखो ये मैंने लिखा है फैक्ट्री मैनेजर, ये कुछ और नहीं है, मिडल लेवल की पोस्ट है। और ये है वो 8 फॉरमैन। लेकिन टेलर का हमेशा से तवज्जो एक चीज पर है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करने वाले लोग हमेशा अलग होने चाहिए और एग्जीक्यूट करने वाले लोग हमेशा अलग होने चाहिए। प्लान अलग लोगों से कराओ, एग्जीक्यूट अलग लोगों से कराओ। बेटा ये हैं 8 फॉरमैन, और ये कुछ और नहीं बेटा, ये लोअर लेवल की जॉब पोजीशन है। दिख रहा है, मिडल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर लेवल। ये कुछ नहीं, ये इसी डायग्राम की उपज है बेटा। समझ आई बात, ठीक है जी। बाबू टेलर क्या कहता है, प्लान करने वाले लोग अलग और एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग। अब सब कुछ डायग्राम से। अंडर अ फैक्ट्री मैनेजर 2 personnel would work, namely planning in charge and the production in charge. Under planning in charge, 4 personnel would work, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. Under production in charge, 4 personnel would work, speed boss, gang boss, repair boss, and inspector. और टेलर का कहना सिंपल सा है, इन 8 फॉरमैन से एक वर्कर को हमेशा ऑर्डर लेना चाहिए, 8 लोगों से ऑर्डर लेना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात बोलता है कि एक वर्कर इन 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेगा ही लेगा। क्लियर है बेटा बात, अभी तक मैंने जितनी बोली। अब बेटा टेलर इतना ही कह के नहीं रुका, देखो टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मतलब हर फॉरमैन के फंक्शन बताने इस टेक्निक में। ये 8 फॉरमैन है, इनके फंक्शन पता होंगे तब टेक्निक पूरी होगी, ऐसे थोड़ी पूरी होगी। बाबू क्या करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। बेटा ही वुड ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, ये वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आज आप ये काम करोगे, आप 5-4 वर्कर ये काम करोगे, आप 10-15 वहां काम करोगे। ये इंस्ट्रक्शन देने का काम है इसका, जैसा कि नाम सजेस्ट कर। बेटा रूट क्लर्क क्या करेगा? he will specify the route of production, कि प्रोडक्शन किस रूट से जाएगा। बेटा एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजों के प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रोसेसेस लगती हैं, कुछ मशीनरी इतनी टेक्निकल होती है कि देख के समझ नहीं आता भैया पहले कौन सी प्रोसेस हुई होगी। कभी आपने मदरबोर्ड देखा मोबाइल का? आपके सामने किसी ने मोबाइल का मदरबोर्ड खोला, समझ में आता भैया क्या कैसे लगा होगा, किस सिस्टम से लगा होगा? नहीं समझ में आता ना। ये रूट क्लियर की बताता है कि प्रोडक्शन का रूट क्या होगा। सेम वे बेटा कार का बॉनेट खोल के देख लो, इतना सामान लगा है कि समझ नहीं आएगा पहले इंजन लगाया था या पहले क्या लगाया था, नहीं आएगा ना समझ, हमारे जैसे आदमी को नहीं आएगा। रूट क्लर्क विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, वो बताता है कि प्रोडक्शन में पहले क्या लगा होगा, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, रूट क्लर्क विल स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट। बेटा ये बताएगा कि कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है जी, कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में प्रोडक्शन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड डिसिप्लिनरियन एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा इंश्योर करेगा कि वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, डिसिप्लिन में रहे। ये जिम्मेदारी डिसिप्लिनरियन की होती है। ठीक है जी। एंड अंडर प्रोडक्शन इन चार्ज 4 personnel would work, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा बेटा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने ना इसको टाइम एंड कॉस्ट शीट दी होगी। स्पीड बॉस इंश्योर करेगा कि एक्यूरेट और टाइमली कंप्लीशन भी जॉब का हो पा रहा है कि नहीं।
मतलब उसी टाइम उसी कॉस्ट में टारगेट पूरा होगा जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बताया था, ठीक है ना। ये एंश्योर एक्यूरेट एंड स्पीडी कंप्लीशन ऑफ द जॉब, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ठीक है जी। गैंग बॉस और रिपेयर बॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, अच्छे बच्चे फंसते हैं इसमें, थोड़ा सा समझना बेटा। गैंग बॉस का काम ऑर्गेनाइजेशन में डेली है, रिपेयर बॉस का काम डेली नहीं है। गैंग बॉस क्या करता है बेटा, हमेशा वर्कर के आने से कुछ टाइम पहले आता है। वर्कर का आने का समय 10 बजे है बेटा, गैंग बॉस क्या करेगा, 8 बजे आएगा। He keeps the machine and tools ready for operation, ये मशीन और टूल्स को रेडी करेगा ऑपरेशन के लिए। ग्रीसिंग की जरूरत है, मशीन को ग्रीसिंग देगा। ऑयलिंग की जरूरत है, ऑयलिंग देगा बेटा। प्राइमा फेशिया सारी मशीन को चेक करेगा, सब फंक्शन सही से कर रही है, किसी का कोई नट बोल्ट तो नहीं लूज, कोई एक्सीडेंट तो नहीं कर जाएगी मशीनरी। ये गैंग बॉस डेली बेसिस पे चेक करता है। जबकि रिपेयर बॉस का काम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद है, इधर मशीनरी ब्रेक डाउन होगी तब, या 3 महीने 6 महीने का हमने समय डिसाइड किया था रिपेयर कराने के लिए और बस समय पूरा हो गया। 3 महीने तक मशीनरी काम पे थी, बिल्कुल नहीं बंद हुई। हमने अब क्या करा, मशीनरी बंद कराई है, 2 दिन की छुट्टी दी है वर्क प्लेस से सबको। रिपेयर बॉस क्या कर रहा है, सारी मशीनरी को रिपेयर कर रहा है और सर्विसिंग कर रहा है। यानी कि या तो मशीनरी ब्रेक डाउन हो या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पूरा कर ले, तब जाकर रिपेयर बॉस का फंक्शन शुरू होता है। गैंग बॉस तो डेली बेसिस पे आएगा, डेली बेसिस पे मशीन और टूल्स को रेडी करेगा। फर्क क्लियर है गैंग बॉस और रिपेयर बॉस में, ठीक है जी। एंड इंस्पेक्टर, इनका क्या काम होगा बेटा, ही इंस्पेक्ट्स द फिनिश गुड्स। वर्कर जो भी फिनिश गुड्स बनाएंगे, इंस्पेक्टर क्या करेगा बेटा, उन फिनिश गुड को चेक करेगा इन टर्म्स ऑफ कलर और डायमेंशन, हर सेंस में चेक करेगा। अगर बेटा कोई फिनिश गुड्स उसको लगता है एप्रोप्रिएट शेप में नहीं है या कलर में नहीं है, और अगर मार्केट में गया तो बेटा कंपनी की बदनामी होगी, तो वो ऐसी चीजों को डिस्कार्ड कर देता है, मार्केट में बिकने नहीं देता, ठीक है नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इन 8 लोगों से एक वर्कर को अपनी जिंदगी में ऑर्डर लेना होता है, दिस इज फंक्शनल फोरेंसिक, ठीक है जी। या टेक्निक बहुत सिंपल है, अगर डायग्राम दिमाग। अंडर फैक्ट्री मैनेजर 2 personnel would work, namely planning in charge and production in charge. Under planning in charge 4 personnel would work, instruction cart clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. Instruction cart clerk would draft the instruction for the worker, route clerk would specify the route of production, time and cost clerk prepare the time and cost sheet, and disciplinarian ensure discipline in the organization. Under production in charge, 4 personnel would work, namely speed boss, gang boss, repair boss, inspector. Speed boss ensure accurate and timely completion of job. Gang boss keeps the machine and tools ready for operation on daily basis. Repair boss repairing का काम, inspector inspect the finished goods. बस इतना सब है यार, कुछ है नहीं। सब डायग्राम दिमाग में उतार लो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। एक छोटी सी टेक्निक और पूरी करनी है, फिर हम वाइंड अप कर सकते हैं बेटा। अभी मैं सेकंड नंबर की टेक्निक नहीं करा रहा, ठीक है जी। सेकंड नंबर की टेक्निक नहीं है वो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, बहुत तगड़ी है वो, ठीक है जी। मैं एक आसान टेक्निक उठा रहा हूं, टेक्निक का नाम है बेटा मेथड स्टडी। टेक्निक का नाम है बेटा मेथड स्टडी। बाबू सामने देखना सब, क्या बोलता है मेथड स्टडी बेटा। मेथड स्टडी बोलता है, थोड़ा थोड़ा प्लानिंग इसमें अगर याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, जो आपने पढ़ा है मुझसे बिल्कुल आखिरी में बेटा। मेथड स्टडी बोलता है किसी भी काम को करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे वे आउट्स होते हैं किसी भी काम को करने के, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट मेथड चूज करना। एंड व्हाट इज बेस्ट बेटा, बेस्ट क्या है, बेस्ट वो है जो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक रखता है अपने अंदर। बेटा क्या करेक्टरिस्टिक होती है बेस्ट मेथड की बेटा, बेस्ट मेथड तब बेस्ट है अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा सेव कम कर रहा है। अगर वो मिनिमाइज कर रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट सिंपली मींस मैक्सिमाइज कर रहा है मेरा प्रॉफिट, मैक्सिमाइज कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइज कर रहा है क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और बेटा वो फिजिबल और रियलिस्टिक है, तो वो बेस्ट है।
मैंने बेटा प्लानिंग में भी ऐसा एग्जांपल दिया, मैं दोबारा देता हूँ एग्जांपल। अगर मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रोडक्शन को 10% से बढ़ाना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन 10% से बढ़ाना चाहती है, या प्रोडक्शन छोड़ो सेल्स ही मान लो, सेल्स को हम 10% से बढ़ाना चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है सेल बढ़ाने का कोई एक मेथड होगा क्या? सेल को बढ़ाना 10%, एक ही तरीका है बेटा। अभी डिस्काउंट ऑफर करनी शुरू कर दो आप, अभी बढ़ जाएगी 10% से। बेटा पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालने शुरू कर दो, डोर टू डोर सेलिंग, तब भी बढ़ सकती है 10% से। ऐड करना शुरू कर दो, एक्सेसिव ऐड करो, तब भी बढ़ जाएगी 10% सेल। तो प्रोडक्शन लाइन में एडिशन कर दो, अभी तक 2 प्रोडक्ट बनाते थे, 2 और बनाने शुरू कर दो, 4 बनाने शुरू कर दो, 10% से पक्का बढ़ जाएगा। तो बेटा सेल बढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, किसी भी काम को करने के बहुत सारे वे आउट्स हैं, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट। आपको इसमें से बेस्ट चूज करना है। एंड व्हाट इज बेस्ट? बेटा बेस्ट वो है जिसके अंदर 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमाइज करे, जिससे क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी इंप्रूव हो, जो बेटा मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट रियलिस्टिक है। बेटा हमेशा इस वर्ड पे फंसते हैं हम कि फिजिबल क्या होता है, रियलिस्टिक क्या चीज होती है। बेटा मैं कहूं कि मैंने चूज कर दिया कि मेरे केस में बेस्ट आया एड, एड इज द बेस्ट मेथड मेरे केस में। बट बेटा एड का बजट है 5 करोड़ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में 1 CR भी नहीं पड़े, तो क्या बेटा ये मेथड रियलिस्टिक है? क्या ये फिजिबल टू इम्प्लीमेंट है? मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, तो मेरे केस में बेस्ट नहीं है। बेस्ट में 5 चीजें होनी चाहिए। 5वीं बात है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। यार ये रियलिस्टिक नहीं है तो ये बेस्ट भी नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई मेथड स्टडी? बहुत जरा सा टॉपिक था, मैंने सिर्फ 2-3 मिनट ही लिए होंगे इसको समझाने के लिए, बस इतनी सी ही बात है मेथड स्टडी। ठीक है जी, रखा आज के लिए इतना ही रहा प्यारे बच्चों, बाय बाय।